गुड मॉर्निंग। टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि बीपीएससी बिहार माध्यमिक शिक्षक के लिए टेस्ट सीरीज का एक बुक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जिसमें देखिए कुल 25 सेट दिए हुए हैं। और इसमें हम देखेंगे कि बिहार माध्यमिक का जो सिलेबस है, आप जानते हैं कि उसमें 40 जो प्रश्न होंगे, यानी कि 40 नंबर की जो परीक्षा होगी वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होगी। तो उन्हीं 40 प्रश्नों के लिए ये हम टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें देखिए इसका सिलेबस भी है, जिसमें कुछ प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता से प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के रहेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और भूगोल से कुछ प्रश्न रहेंगे। यानी कि कुल 40 प्रश्न रहेंगे, 40 नंबर की परीक्षा होगी। और इसके बाद जो 80 नंबर की परीक्षा होगी वो आपके विषयवार होगी, यानी कि जिस विषय में आपका होगा उस विषय के लिए वो परीक्षा होगी। लेकिन ये 40 नंबर जो हैं कि वो सभी के लिए कंपल्सरी हैं। तो इसके लिए संबंधित देखिए यहाँ पे 25 जो है कि सेट दिए हुए हैं। क्लास 9 10th के लिए ये परीक्षा है, यानी कि बीपीएससी की जो परीक्षा होगी, बीपीएससी TRE 2 जो होने वाला है, यानी कि जिसका नोटिफिकेशन अभी आने ही वाला है अब। तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज पहले से लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को और अच्छा से किया जा सके। इसके पहले जो TRE 1 के लिए जो हमने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस क्वेश्चन जो लाए थे, तो उसका आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और काफ़ी आप लोगों का बढ़िया उसमें सहयोग मिला था। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें भी हमारा सहयोग करेंगे और आपके लिए हम भी जो है कि प्रश्नों का संग्रह लेकर आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला इसका टेस्ट सीरीज होगा यहाँ पे। तो देखिए ये आज का हमारा पहला टेस्ट सीरीज है। इसमें देखिए कुछ इसमें 7 से 8 प्रश्न जो हैं, इसमें शुरुआत के 7 से 8 प्रश्न जो हैं वो मैथ से हैं और बाकी जो है कि सभी जीके और जीएस से हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न जो है कि आप ये मैथ का प्रश्न देख सकते हैं कि पहला प्रश्न इसमें है कि ये देखिए मैथमेटिक्स से संबंधित है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। आप इससे हल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा और तीसरा सवाल भी है सब। देखिए ये प्रश्न काफ़ी आसान है, यानी कि ये द्विघात समीकरण से ये संबंधित हैं और इसमें मूलों का अंतर निकालना है, यानी कि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे इसका हम आंसर बता देते हैं। देख लीजिए, आप इसको आंसर बना करके आप इससे आश्वस्त हो लेंगे। देखिए इसमें पहला का जो आंसर है वो यानी कि आपका इसमें आंसर बी होगा, यानी कि इसका 1500 इसका आंसर होगा। दूसरा जो है तो इसका जवाब इसमें होगा, इसमें ऑप्शन डी, यानी कि √5 इसका आंसर है। तीसरा है, यानी कि इसमें तीसरा का जो आंसर है तो ये डी है, यानी कि 8 इसका आंसर होगा, यानी कि जब हम मूलों का अंतर निकालते हैं तो इसका आंसर 8 होगा। नेक्स्ट है कि बिंदु ये दिया है दूरी निकालने के लिए। ये देखिए क्लास 10 से संबंधित हैं, यानी कि ये दूरी निकालने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित हैं। मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो इस तरीके से ये इसका दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हल करने में थोड़ी सी परेशानी है और ऐसे हम क्या करेंगे कि इसका जो मैथ के जो सवाल हैं तो उसका जो PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर हम उसको डाल देंगे, उसका सॉल्यूशन और आप आसानी से उसे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से 8वां जो प्रश्न है वो जीके जीएस से है। देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए इसका 8वां प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये बता रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए कुल 40 सीटें आरक्षित की गई हैं, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो देखिए राज्यसभा के लिए बिहार में कुल जो है कि वो मतलब 16 जो है कि राज्यसभा की सीटें हैं, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी होगा, यानी कि 16, यानी कि ये इसका 16 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो देखिए ऑप्शन है 1931, 1934, 1939 और 1930। तो 1931 में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है कि स्थापना हुआ था और इसके सदस्यों में गंगा शरण सिन्हा थे, योगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, रामवृक्ष बेनीपुरी और कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोग इसमें शामिल थे। तो इसका सही जवाब होगा इसमें कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि 1931। और नेक्स्ट है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत हैं। बिहार का जो तराई प्रदेश है वो किन क्षेत्रों में विस्तृत हैं। तो बिहार का तराई प्रदेश जो है वो भारत नेपाल सीमा के समांतर है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, बी इसका ऑप्शन है, यानी कि भारत और नेपाल सीमा के समांतर जो हैं वो तराई का क्षेत्र फैला हुआ है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। ये अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है।
तंबाकू उत्पादन में बताना है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा स्थान है तंबाकू उत्पादन में, क्योंकि बिहार में तंबाकू भी मुख्य रूप से एक फसल है। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें तंबाकू उत्पादन में बिहार में जो है कि वो बिहार का जो स्थान है वो भारत में इसका ये छठा स्थान है बिहार का। और पहले नंबर पर अगर देखें कि तंबाकू उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो उसमें आंध्र प्रदेश होगा। यानी कि आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश यानी कि जो एपी है, आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य है, जबकि बिहार छठा राज्य है। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो चीन जो देश हैं वो तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी चंपारण में बिहार में सबसे अधिक जो है वो अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। और नेक्स्ट है कि 9 जनवरी को 17वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, बताना है इसमें। ये करंट का प्रश्न है कि इसमें बताना है कि 9 जनवरी को जो है कि 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि ये इंदौर में हुआ था। 9 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ वो 9 जनवरी को हुआ था और इंदौर में, यानी कि इंदौर मध्य प्रदेश में है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से अपने देश लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए कानून मंत्री, ये कुछ करंट अफेयर से प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए अर्जुन राम मेघवाल जो हैं कि वो भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की जो पेशियां हैं, बताना है कि उसमें कौन सा कारण होता है जिसके चलते नेत्र की लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाती हैं। तो देखिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि होती है जब, इसका मुख्य कारण है कि जब नेत्र की पेशियां जो है कि वो शिथिल पड़ जाती हैं तथा लेंस जो है वो पतला हो जाता है, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है और इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए हम बात करें अगर कूलम, तो ये जो है कि आवेश का मात्रक होता है। सीमेंस जो है वो विद्युत चालकता का मात्रक है, यानी कि ये पहला जो है वो विद्युत चालकता का है। कूलम जो है कि विद्युत आवेश की इकाई है। और इस तरीके से अब अगला प्रश्न है कि कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कौन सा जो पेशी युग्म है अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन बी, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है कि वो दूसरा है, यानी कि चिकनी पेशियाँ और ये जो हृदय जो पेशियाँ होती हैं वो अनैच्छिक पेशियों के रूप में काम करती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट है कि शक्कर के इस परिवर्तन में होता है। देखिए शक्कर का ये यानी कि चीनी का ये सूत्र है, यानी कि C12H22O11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। देखिए इसके साथ जो है कि ऑक्सीजन के 12 जो अणु हैं वो मिल रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का चूँकि देखिए यहाँ पे इसको जोड़ा गया है, मतलब कि ऑक्सीजन शक्कर के साथ जुड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन क्या करता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो उसमें उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, यानी कि शक्कर का क्या होगा तो ऑक्सीकरण होगा, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन से ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। वो कौन सी ऐसी धातु हैं जो विषैली प्रकृति का नहीं होता है? तो देखिए इसमें जो स्वर्ण होता है, यानी कि जो गोल्ड होता है, जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 79 यानी कि 79 होती हैं। तो गोल्ड जो होता है वो विषैली प्रकृति का नहीं होता है और इस तरीके से ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, देखिए इसमें ये ऑप्शन इसका सी सही है कि ये देखिए मैग्नीशियम है और ये बाइकार्बोनेट का, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है कि द्रव्यमान के आधार पे अमोनिया में
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। अमोनिया जो होता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है NH3 होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है द्रव्यमान के आधार पे। तो देखिए इसमें जो अनुपात होता है वो 14:3 के अनुपात में जो होता है, इसमें नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन का अनुपात होता है। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो ये काफ़ी आसान है। देखिए जल यानी कि जड़ों से जल और खनिज पदार्थों को कौन उसका परिसंचरण करता है, तो यानी कि इसमें जाइलम होगा। जल से जल और जल से जाइलम, इसका आंसर याद रख सकते हैं आप, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो जल से जल ले जाने का काम, जल और खनिज लवण का जो परिसंचरण होता है पौधों में, वो जाइलम के द्वारा होता है। जबकि पादप में 2 ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इसमें से कौन सा ऐसा एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें अंगुत्तर निकाय इसका राइट आंसर होगा कि अंगुत्तर निकाय में जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय जो है कि इसके लिए प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। ये सभी जो है कि SCRT के सिलेबस में भी ये सभी प्रश्न हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए सदाबहार जो वन पाए जाते हैं वो पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। यानी कि सदाबहार वन जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और इस वन के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं और लकड़ियाँ जो उनकी होती हैं वो काफ़ी कठोर होती हैं। काफ़ी घना वन होता है, यानी कि वृक्षों की लंबाई भी उसमें अधिक होती है। नेक्स्ट है कि 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है। 1942 में बॉम्बे के अधिवेशन में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक यानी कि बॉम्बे से क्या किया था कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक यानी कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जो थे वो यानी कि जेम्स के प्रथम राजदूत के रूप में कौन आया था। इसका सही जवाब है कि विलियम हॉकिंस जो है कि वो जहांगीर के दरबार में आया था और 1609 ईस्वी में ये जहांगीर के दरबार में आया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय इसमें से कौन नहीं है। देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं कि ये 8वीं या ये 9th क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति का जब आप किताब पढ़िएगा तो उसमें सभी ये इसमें वो दिए हुए हैं कि यानी कि जो भी सिलेबस आपका बनाया गया है वो सभी 9th और 10th के सभी SCRT या NCRT के बुक में सब कुछ हैं। यानी कि आप वहाँ से राजनीति शास्त्र का किताब अगर पढ़ेंगे दोनों को मिला करके तो बहुत कुछ कवर हो सकता है। संवैधानिक निकाय इसमें से कौन नहीं है। तो देख लीजिए, देखिए इसमें जो यानी कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि प्रश्न के पूछने का मतलब है कि कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो देखिए इसमें जो नीति आयोग है यानी कि जिसका नाम पहले योजना आयोग था और 1 जनवरी 2015 से इसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग भी क्या था कि एक जो है कि गैर संवैधानिक एक निकाय था, यानी कि अब नीति आयोग है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। जबकि बाकी जो है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग हैं, ये सभी जो है कि संवैधानिक आयोग हैं। और सलाहकार जो है कि एक जो है कि संवैधानिक निकायों के रूप में बाकी सब जो है ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि सूर्यसेन के नेतृत्व में वह धावा बोला गया था और 1930 में यानी कि ये हमला किया गया था। इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना फीसदी वापस करने पर राजी हुआ। जो नील बागान मालिक जो थे अवैध जो वसूली करते थे उसका कितना फीसदी वापस करने की मांग जो है उन्होंने ये किया या उसको उस पर सहमत हुए। तो इसका राइट आंसर है कि 25% जो है तो जो अवैध वसूली हुआ था उसका 25% वापस करने पर वो लोग सहमत हुए। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश जो थे उसका संकलन कब किया गया था। तो इसका देखिए इसका राइट आंसर है कि इसमें प्रथम बौद्ध संगति के द्वारा ये प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था
प्रथम बौद्ध संगति जो राजगीर में हुआ था और ये अजातशत्रु के समय में हुआ था ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर इसमें हम ऑप्शन इसका सी देखिए, इसमें एक ऑप्शन और भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा, यानी कि 97वां जो है कि वो संशोधन हुआ था उसके द्वारा। अब अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा सही क्रम देखना है कि कौन सा इसमें सही क्रम में है, यानी कि इसमें सही क्रम में कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए इसमें एक नंबर इसमें दिया हुआ है कि बहादुर शाह प्रथम है, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फारूक सियर। तो इसके बाद और भी इसमें ऑप्शन है, देखिए आपके सामने है, और इसमें जो इसका सही क्रम है तो इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि सबसे पहले जहांदार शाह, उसके बाद से फारूक सियर, फिर मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह आलम, यानी कि वो जो शाह आलम द्वितीय थे। तो ये उनका कालक्रम है, यानी कि शासकों का ये कालक्रम है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? गांधी जी ने जब दांडी मार्च किया था यानी कि 1930 में, तो उस समय 12 मार्च 1930 को वो 78 जो है कि अपने अनुयायियों के साथ दांडी की यात्रा जो शुरू की, तो उसमें उस समय वायसराय कौन था? तो इसका सबसे सही जवाब है इसमें है कि लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? अंग्रेज़ों और डचों के मध्य में जो युद्ध हुआ था, तो किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका सही जवाब है कि इसका सही जवाब है इसमें कि बेदरा का जो युद्ध हुआ था, यानी कि बेदरा के युद्ध के बाद से डच अंतिम रूप से अंग्रेज़ों से पराजित होकर के और वो लोग भारत को छोड़ दिए। और ये बेदरा का जो युद्ध हुआ था वो 1759 में हुआ था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? प्रशांत महासागर की जलधारा कौन नहीं है? तो देखिए इसमें देखिएगा, इसमें जो ये अगुलहास की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, ये हिंद महासागर की एक जलधारा है। नेक्स्ट है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है? किस अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है? देख लीजिए, इसमें जो 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा की जो वास्तविक लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा की आधी होती है। और नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? भारत में वन्य जीवों का संरक्षण कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो देखिए इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में बना था, तो उसके द्वारा जो है या उसके अंतर्गत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र इसमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है इसमें कि जो धान का खेत होता है वो एक प्रकार का कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। कृत्रिम यानी कि जो मानव निर्मित जो तंत्र होते हैं उसके अंतर्गत पार्क आते हैं, बगीचा होता है, खेत होता है, और ये कृत्रिम झील, नहर, तालाब, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो पारिस्थितिक यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? तो देखिए इसमें जो जेट्रोफा जो है यानी कि जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि इसमें इसका जो 40वां यानी कि जो आखिरी प्रश्न है कि नहर की एक जल ग्रीवा यानी कि जो चैनल है जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि उसमें उत्थान यानी कि उत्थापन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है कि दाब के सिद्धांत पे कार्य करती हैं। तो ये 40 प्रश्न थे जिसमें कि कुल 33 जो प्रश्न हैं वो जीके जीएस से संबंधित हैं। तो काफ़ी बढ़िया ये प्रश्न हैं, आप इसे अवश्य देखें। और इसमें जो मैथ का जो प्रश्न थे उसका सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको PDF बना के उसको डाल देंगे, आप वहाँ से अपना मिलान कर सकते हैं।